गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब काफ़ी दिनों बाद आज मुलाकात हुई है हमारी ड्यू टू सम इश्यूज़, जो कि एक्चुअली क्या है कि मेरी साथ में स्टडीज़ भी चल रही हैं अपनी एमएससी की, और अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो वो माइनर्स एंड इंटरनल्स एंड ऑल, तो वो सारी चीज़ों के चक्कर में मैं थोड़ी बिजी भी थी ये वीक, और इस वजह से मैं यूट्यूब को टाइम नहीं दे पाई और आपके लिए वीडियोज़ नहीं बना पाई। बट कोई नहीं, जो हो गया हो गया। अब हम आज लेकर आए हैं आपके लिए नया चैप्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11 का सेकेंड चैप्टर। ये बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री का ही पार्ट है, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, मोल कॉन्सेप्ट भी एक बेसिक का कॉन्सेप्ट था, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है। लेकिन बेसिक के साथ साथ ये चैप्टर अगर आप केमिस्ट्री में हायर लेवल पे भी जाते हो तो भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है, स्पेशली इन फिजिकल केमिस्ट्री। बिकॉज क्वांटम जो है उसकी एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि क्वांटम का जो रूट है ना, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट होता है। मतलब कि क्वांटम मॉडल कैसे आया, क्वांटम की स्टडीज क्यों हुई, क्वांटम की जरूरत क्या पड़ी हमें, और ये जो फिजिक्स का भी पार्ट बन गया बाद में, ये सारी की सारी जो चीजें थी वो तभी मतलब कि एक लेटर ऑन एक प्रोसीजर का पार्ट बन गया जब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में तफ्तीश करने की कोशिश शुरू हुई थी। एक्चुअली साइंस की दुनिया में ऐसा होता है कि कोई भी एक मतलब सपोज कि किसी दुनिया के किसी कोने में किसी साइंटिस्ट ने एक कॉन्सेप्ट दिया या कोई भी चीज फैक्ट बताई, ठीक है, तो अब उस चीज को सही या गलत प्रूव करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड एक डिस्प्यूट, मतलब डिस्प्यूट नहीं, में से एक डिबेट चल रही होती है। तो वैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए हुआ कि ठीक है भाई, मतलब कि हमने ये कह दिया कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं मैटर के और ब्ला ब्ला बहुत कुछ, लेकिन अब ये एटम दिखता कैसे, मतलब कि आप किसी भी चीज की पढ़ाई या फिर किसी भी चीज को कम से कम आपके पास ये एजम्पशन तो होना चाहिए ना कि वो चीज है कैसी, गोल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, कुछ भी तो पता हो। तो उन सारी चीजों के लिए इसकी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का एक वो आया, मीन सीक्वेंस आई, मतलब बहुत सारी एटॉमिक स्ट्रक्चर्स दी गई, और जिनमें से हम 2-3 पढ़ते हैं बेसिकली। जो कि जिसमें हम सबसे पुराना पढ़ते हैं थॉमसन का मॉडल, जो भी अभी मैं रिव्यू बताऊंगी आपको। बेसिकली वो हम नाइन्थ में आई थिंक पढ़ चुके होते हैं, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर भी उसे रिव्यू लेंगे ताकि हम एक स्टार्टिंग से, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं इस चैनल पे आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने वाली हूँ, तो ABCD से स्टार्ट करें हम तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इस वजह से मैं वो भी बताऊंगी। बट देखो, जहाँ तक मुझे समझ में आया, जैसे जैसे चीज़ें बनी है, मतलब थॉमसन मॉडल ने सबसे चीज़ जो उसे नहीं पता था कि न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन, बट एक चीज़ उसे पता थी कि कुछ नेगेटिव चार्ज तो प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले से पता था, ये पता चल चुका था तब तक कि एटम के स्ट्रक्चर में कोई नेगेटिव स्पीसीज है जिसे उन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया, ठीक है। अच्छा, अब एक बात तो सीधी सी है कि अगर किसी जगह पे बहुत सारे नेगेटिव स्पीसीज या कोई भी चार्ज स्पीसीज पड़ी हुई हैं, तो वो तब तक शांत नहीं रह सकती। मतलब सपोज एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, वो एक बार को बात समझ में आ भी जाए, लेकिन एक जगह पे अब एक इलेक्ट्रॉन से तो बात बनने नहीं वाली ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो मतलब कि कितना 10⁻, मतलब कितना छोटा होता है। तो इस चक्कर में क्या कहते हैं, जब हमने, अब सीधी सी बात है, किसी मैटर में कोई भी, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक की बात करी आपने, मतलब एक ब्रिक से तो घर बनता नहीं है, इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन से तो मॉडल बना नहीं होगा, एक इलेक्ट्रॉन से तो कोई मैटर बना नहीं होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे तो फिर एक चीज दिमाग पे क्लिक करती है कि भाई इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ प्रेजेंट हो कैसे गए। मीन्स ये तो हम जानते हैं ना कि सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, ठीक है, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं। तो एक बात तो पक्की है कि अगर नेगेटिव चार्ज कहीं पर क्राउड में प्रेजेंट है तो उसको बैलेंस करने के लिए वहीं आसपास कोई पॉजिटिव भी प्रेजेंट होगा। ये बात आपकी समझ में आ गई कि एक सेम चार्ज रिपल्शन कॉज करता है, तो इस वजह से उस नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए कुछ तो पॉजिटिव वहां रहेगा। अब कुछ पॉजिटिव रहे, वो पॉजिटिव क्या है हमें पता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरीज बाद में हुई थी, तो तब तक प्रोटॉन का क्या स्ट्रक्चर है, क्या है, वो सब हम अब मॉडल्स के बारे में पढ़ते पढ़ते जानेंगे। तो थॉमसन मॉडल का जो क्या कहते हैं मॉडल था, मतलब थॉमसन का, जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया, जो सबसे पहला अर्लियर मॉडल्स में हम पढ़ते हैं, वो है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है, वाटरमेलन मॉडल, पुडिंग मॉडल, ब्ला। वो क्यों कहते हैं, वो हम जब इनका मॉडल पढ़ते हैं तो हमें अपने आप समझ में आ जाता है बखूबी
कि ऐसा क्यों होगा, लेकिन पहले हम ये बात देख लेते हैं कि इनके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था जो इन्होंने ऐसा मॉडल बना के दिया। मतलब ऐसा भी क्या इनके दिमाग में आया कि इन्होंने एक वाटरमेलन जैसा मॉडल दे दिया। तो इन्होंने क्या सोचा कि अगर कोई सपोज करो कि एक मैटर है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े, ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं, कायदे से तो इन इलेक्ट्रॉन्स को आपस में लड़ झगड़ करके मर जाना चाहिए, ठीक है। तो अब चूंकि ऐसा हो तो रहा नहीं है, मतलब ये एक बात तो पक्की है ना कि वो स्टेबल भी है और न्यूट्रल भी है। न्यूट्रल है ऑब्वियस तभी स्टेबल है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इसकी स्टेबिलिटी और न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने कहा कि इसके आसपास कुछ तो पॉजिटिव प्रेजेंट है। तो मे भी हो सकता है उस वक्त तुम वाटरमेलन या पुडिंग खा रहे हो, जस्ट जोकिंग। तो इसमें अब इन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रैंडमली प्रेजेंट है, एक मतलब रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है उनका पूरे ऑल ओवर दी मेटल, और साथ में जो एम्प्टी स्पेस है वो सारा का सारा प्लस है। मतलब ये जो भी खाली जगह आपको दिख रही है, मीन्स कि ये जो मैं ब्लू पेन से मार्क कर रही हूँ, ये सारी जो जगह है ये प्लस मतलब पॉजिटिव, ठीक है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये दिखता किसकी तरह है, किसी पुडिंग की तरह जिसमें बहुत सारे चेरीज और गाबला जो भी चीजें होती है वो सारी चीजें उससे डेकोरेट किया हुआ है। तो जो डेकोरेट है, जो चेरी है सपोज, वो चेरी इलेक्ट्रॉन है और बाकी जो भी आपका बैटर है केक का वो सारा का सारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज। या फिर और बेटर हम इंडियंस वाटरमेलन को समझ सकते हैं। वाटरमेलन में जो वो ब्लैक सीड्स है वो सारी की सारी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, जो कि रैंडमली पूरे वाटरमेलन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जो वो रेड पार्ट है, एडिबल पार्ट है, वो क्या है, हमारा पॉजिटिव चार्ज है, जो कि जो पूरे वाटरमेलन में स्कैटर्ड है, ठीक है। तो ये था जे थॉमसन का मॉडल। अब जे थॉमसन का मॉडल देखो, एक बात और समझ लो कि जब भी कोई साइंटिस्ट कोई थ्योरी, कोई फैक्ट या कॉन्सेप्ट बताता है, फैक्ट नहीं क्योंकि फैक्ट तो प्रूवन होता है, कोई थ्योरी बताता है तो उसके लिए वो चीज तब तक आप मतलब मैंने कहा जैसे कि किसी ने कोई थ्योरी दी तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड फिर वो एक वेव की तरह चलती है और उसको गलत प्रूफ करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट उसकी गलत प्रूफ करने के होड़ में लग जाते हैं, ठीक है। तो उस होड़ में उन्होंने ये देखा कि अब थॉमसन मॉडल को अगर या तो उन्हें सही मानना पड़ेगा, मतलब कि अगर आप गलत प्रूफ नहीं कर सकते तो आप उसे सही मान लो। तो जब उनको थॉमसन मॉडल का उन्होंने मतलब और ध्यान से उसे स्टडी किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई थॉमसन जी, आपकी ये बात तो ठीक है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रेजेंट है वहां पर, और जिस वजह से न्यूट्रलिटी है और वो स्टेबल है स्ट्रक्चर। लेकिन मुझे एक बात बताइए, फिर उन्होंने देखा, मतलब उन्होंने कहीं किसी साइंटिस्ट ने देखा कि जो एटम्स हैं वो रेडिएशन का एमिशन या एब्जॉर्प्शन करें, यानी लाइन स्पेक्ट्रा मिल रही है। तो ये लाइन स्पेक्ट्रा क्यों है? जब लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में थॉमसन जी से पूछा गया तो थॉमसन जी इस बारे में कुछ भी नहीं बता पाए। तो इस वजह से इस मॉडल को तो वहीं पर खत्म कर दिया गया, मतलब वहीं कह दिया कि ये गलत है, ठीक है। अब ड्रॉबैक क्या था इसका कि ये लाइन स्पेक्ट्रा को वो नहीं कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक। तो इसलिए अब आए कौन, रदरफोर्ड साहब जी। लेकिन हम थॉमसन मॉडल के बेशक से इतने प्रिमिटिव होने के बाद भी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे लिए जो मॉडर्न थ्योरीज हैं और मॉडर्न जो डेवलपमेंट है उन्हें समझने के लिए पुरानी चीज़ें समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम उसी बिहाफ पर ये समझ सकते हैं कि हमने कैसे कैसे प्रोग्रेस किया है, और ये ही कहीं ना कहीं एक स्टेयरकेस बन जाता है हमारी आगे की फर्दर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब सपोज कि आपके अगर ऐसा होता तो आपसे सीधा फाइनल एग्जाम से ले लिए जाते, बट ऐसा नहीं होता है, बिकॉज वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके अंदर कमियां क्या है, ठीक है, ताकि आप उसे एनालाइज करो और आगे बढ़ो। और ये चीज़ हर फील्ड में एप्लीकेबल है, ठीक है। तो कमिंग टू द पॉइंट बैक, मैंने कहा कि थॉमसन मॉडल न्यूट्रलिटी को और को बैलेंस, न्यूट्रलिटी जो है मेंटेन्ड है उसको तो बता देता है, पर ये नहीं बता पाता कि आखिर लाइन स्पेक्ट्रा कोई भी एटम क्यों शो करता है, ठीक है। तो उस चीज को समझाने के लिए नेक्स्ट मॉडल जो आया, रदरफोर्ड मॉडल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। बेशक से ड्रॉबैक्स इसमें भी हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत सारे रीजंस की वजह से है, ठीक है। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है।
एटॉमिक मॉडल बहुत कुछ बताता है। मैंने जैसे कहा कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए यूजफुल है। सबसे फर्स्ट चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो ये कि इसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी का, एक तरह से न्यूक्लियस की डिस्कवरी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, या फिर न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी एक तरह से। तो एक वो हो गया। सेकंड, इसने काफ़ी हद तक मीन्स कि मतलब आप कह सकते हैं कि अप टू द एक्सटेंट ऑफ 95 to 98% इसने हमें एटम का स्ट्रक्चर भी समझा दिया था। ठीक है, तो एटम का स्ट्रक्चर समझा दिया था, इस वजह से रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल बन जाता है, और इसको डिटेल में स्टडी करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के साथ साथ ये भी जरूरी है कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल प्रूव कैसे हुआ था, या फिर उसने ये चीज कैसे कही कि भाई जो ये मैं मॉडल दे रहा हूँ, ये जो स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ, ये क्यों सही है, उसे ये भी तो बताना था। तो अब उसने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल लिया, मतलब थिन गोल्ड फॉइल लिया, गोल्ड या कॉपर, मतलब कोई भी, इनफैक्ट हो सकता है सारे ही लिए हो, तो हम कहते हैं कि एक थिन गोल्ड फॉइल लिया। इसका रीजन ये भी था, मैं बता दूं कि गोल्ड फॉइल क्यों लिया, कि गोल्ड फॉइल इसलिए लिया था क्योंकि ये उसे अप टू 100 नैनोमीटर की थिकनेस वाला कोई शीट चाहिए था। ठीक है, और गोल्ड आपको पता है कि बहुत ज्यादा मैल्येबल होता है, तो इस वजह से हमने एक गोल्ड फॉइल लिया और एक अल्फा रे का सोर्स लिया, यानी अल्फा रे का कोई सोर्स लिया। अल्फा क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स का। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, He+2 टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि वो उनमें 2 प्रोटॉन्स और 2 प्रोटॉन +2 का चार्ज उस पर प्रेजेंट होता, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक, तो अल्फा पार्टिकल्स का जो रे था वो उसने सोर्स से एमिट कराया, और उसके लिए उसने क्या किया था, एक कोई थिन स्लिट लिया ताकि वो वहां से एक थिन बीम पास करा सके, मतलब स्कैटर्ड ना, और उसे गोल्ड फॉइल पर भेजा गया। और ये कुछ इस तरीके का था, मतलब कि कुछ इस तरीके की अरेंजमेंट में इसको रखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो था उन्होंने क्या किया, एक सोर्स से अल्फा पार्टिकल की बीम को डाला गया थिन गोल्ड फॉइल पर थ्रू अ स्लिट, ताकि थिन बीम, ताकि एक बीम ऑफ लाइट जा सके, ना कि स्कैटर्ड उसमें जा सके, और गोल्ड फॉइल पर उसे फॉल कराया गया। उसके बाद अब देखो, जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके हिसाब से रिजल्ट आया नहीं। उन्होंने क्या देखा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ दी जो अल्फा रेज थी, यानी मोस्ट ऑफ दी अल्फा पार्टिकल के जो बीम थे वो सीधे चले गए, यानी कि 90% तो इस हिसाब के थे। ठीक है, कुछ जो थे वो कुछ एंगल से डिस्पर्स हो गए, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और बहुत कम, इन मतलब कि 1 in every 20,000 रेज या पार्टिकल की बीम में वो 90 डिग्री से भी ज्यादा एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गए। ये 3 केस स्टडी सामने आई कि मोस्ट ऑफ दी जो अल्फा पार्टिकल्स की जो बीम थी वो डायरेक्टली, यानी कि बिना उसे कोई असर, मतलब उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो अपने पाथ पर सीधा स्ट्रेट गई और वो जा करके उस स्फेरिकल वॉल से टकरा गई। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑब्जर्वेशन ये था कि जो कुछ रेस थे, यानी कि मतलब बहुत कम, 90% ये है 1 in 20,000, तो इनमें जितने भी अल्फा रेस के बीम थे वो स्लाइट एंगल से डिस्पर्स हुए हैं, डिफ्लेक्ट हुए, और बहुत कम, यानी 1 in each 20,000 बीम्स जो थी वो अबव द एंगल ऑफ 90 डिग्री रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ऐसा क्यों हुआ? अब ये जो ऑब्जर्वेशन था इससे ये कंक्लूजन निकाला गया, ऑब्जर्वेशन नोट कर लो, बता देती हूँ मैं। मोस्ट ऑफ द बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट, ठीक है, 90%. A few of them deflected by some angle. और थर्ड था 1 in each 20,000 got deflected
बाई एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री से जो थे वो 1/20,000 डिफ्लेक्ट बैक हो गए। ठीक है, ये तो था ऑब्जर्वेशन। प्लीज पॉइंट दिस कि ये तीनों ऑब्जर्वेशन थी, कंक्लूजन नहीं था। इन तीनों ऑब्जर्वेशन से अब कुछ कंक्लूजन्स निकले। ठीक है, वो कंक्लूजन क्या था कि एक बात बताओ मुझे, आप किसी क्राउडेड एरिया से, मीन्स कि एज एक्सपेक्टेड कि वो क्राउडेड एरिया, मुझे नहीं पता वो कैसा एरिया, बट मैंने आपको एक रूम से, मैं रूम के बाहर हूँ, मैंने आपको एक रूम से वो मतलब क्रॉस करने के लिए कहा है। ठीक है, एज एक्सपेक्टेड मुझे लगा कि वो जो है क्राउडेड रूम होगा, तो आप डिफ्लेक्ट होते हुए जाओगे और हो सकता है कि आप सीधे नहीं निकलो। आई होप कि आप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, कि आप डिफ्लेक्ट होकर, यानी कि आप दूसरे साइड से आओगे। मैंने ये एक्सपेक्ट किया, बट मैंने ये देखा कि आप जिस पाथ से गए थे उसी पाथ से स्ट्रेट बाहर आए हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये, अब हमें ये सोचने पर मजबूर किया गया कि ऑब्वियस सी बात है, अगर क्राउडेड एरिया है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है और वो भी 90% बीम्स जो है वो इस तरीके से आई हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी एंड इट वाज रिवॉल्यूशनरी। बिलीव मी, इट वाज रिवॉल्यूशनरी। अब देखो थॉमसन मॉडल ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो समवेयर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है और बाकी जो पूरा स्पेस है वो पॉजिटिव मैटर से भरा पड़ा है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और क्या हुआ, 90% जो बीम थी वो तो खाली एकदम सीधी, मतलब बिना टकराए, बिना किसी चीज के हर्डल के क्रॉस करके आ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंक्लूजन निकला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। ठीक है, पहला कंक्लूजन तो ये था। ओके, अब आते हैं हम सेकंड ऑब्जर्वेशन पर। सेकंड ऑब्जर्वेशन, चलो इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं, थर्ड ऑब्जर्वेशन पे आते हैं। जो बहुत कम बीम्स थी वो क्या हुई थी, अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट बैक हो गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि डिफ्लेक्ट बैक होने का मतलब क्या है कि अल्फा रे जो क्या है, He+2 पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है। पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज किस केस में वापस आ सकती है, ऑब्वियसली बात है रिपल्शन, यानी कि कोई ना कोई पॉजिटिव स्पीशीज जो है वो बीच में बैठा हुआ है, कहीं बैठा हुआ है, जिसकी वजह से ये 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट होकर यानी भाग करके वापस आ गया। तो इसका मतलब ये कि कुछ पॉजिटिव जो है वो एक जगह पर बैठा है। ठीक, एक चीज तो ये पता चली। इसी से रिलेटेड एक और चीज ये भी देखी कि ऐसा सिर्फ 20,000 में एक में हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो जगह है जहां पर ये पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है वो बहुत कम एरिया में कंसंट्रेटेड है। ठीक है, और साथ में इतने एंगल से डिफ्लेक्ट होने के साथ एक चीज ये भी हम कह सकते हैं कि वो हाईली, मतलब जो मास है, अच्छा वेट, तो मैंने क्या बताया कि ये 180 डिग्री के अप्रोक्सीमेटली डिफ्लेक्ट होकर आया है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई पॉजिटिव चार्ज इसे कहीं रास्ते में मिला है, और वो जो चीज मिली है वो बहुत कम जगह पर है एटम में, बिकॉज क्योंकि हमें हर 20,000 में से कोई एक ही बीम जो है वो इस तरीके से डिफ्लेक्ट होती हुई मिली है। अगर बहुत ज्यादा जगह पे होती है तो ज्यादा ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा बीम्स इस तरीके से डिफ्लेक्ट बैक होती। तो ये दो चीजें पता चल गई, यानी कि टोटल 3 चीजें हो गई। मैं रिप्ले कर रही हूँ। फर्स्ट चीज ये कि ज्यादातर स्पेस जो था एटम में वो एम्प्टी था, बिकॉज 90% ऑफ अल्फा बीम्स जो थे वो अनडिफ्लेक्टेड, अनहर्डल्ड क्रॉस हो गए थे। 1/20,000 जो थे वो 180 डिग्री से लगभग डिफ्लेक्ट हो गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर, मतलब एक तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पर बैठा हुआ है, और दूसरी चीज ये कि बहुत कम बीम ऐसे आए हैं, तो इसका मतलब वो बहुत कम स्पेस लेकर के एटम में बैठा हुआ है, यानी बहुत कम, मतलब कि सारे के सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड। ठीक है, ये 3 ऑब्जर्वेशंस हमें पता चले। अब ये थोड़े बहुत एंगल से जो डिफ्लेक्ट हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन वगैरह घूम रहे हैं, कहीं कहीं मतलब बहुत कम जगहों पर, मतलब ऑब्वियस ही बात है न्यूक्लियस से ज्यादा, लेकिन कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन जैसी चीजें भी घूम रही हैं। ठीक है, तभी ये थोड़े बहुत एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। अच्छा, अब एक बात और ये भी पता था कि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, यानी कि एटम का मास कहाँ कंसंट्रेटेड होगा, फिर जहां मुझे पॉजिटिव चार्ज मिला था, जिसे इन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस।
और न्यूक्लियस में क्या बताया कि क्या क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, आपको ये चीज पता है, ये आप खुद गूगल कीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, ताकि आप खुद गूगल करेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा, मैं नहीं बताने वाली यहाँ पे। ठीक, तो ये था हमारा रदरफोर्ड मॉडल, जिसमें मैंने आपको ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन दोनों बता दिए। ठीक, अब हम बात करेंगे, आज का डिस्कशन ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला इस टॉपिक पे, हम बस ये बात करेंगे कि रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या था और नेक्स्ट मॉडल कौन सा था, नेक्स्ट मॉडल क्या था, कैसे था और उसके आगे क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, कैसे हम क्वांटम तक पहुंचे। हम क्वांटम तक पहुंच जाएंगे 11th में, लेकिन क्वांटम में नहीं पहुंचेंगे। ओके, यानी कि हम बॉर्डर लाइन पर खड़े होंगे, कह सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ रदरफोर्ड हम यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और, बोर मॉडल से पहले कि इन्होंने बता दिया था, मतलब जिस हिसाब से प्रोटॉन के बारे में जैसे रदरफोर्ड ने हमें बता दिया कि भाई प्रोटॉन प्रेजेंट है यहाँ पर, कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है यहाँ पर, तो अब सवाल उठा, मास भी बता दिया कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा यहीं पर ही हमें ये भी चीज नोट कर लेनी चाहिए कि एटम का जो रेडियस होता है, यहाँ लिख देते हो, रेडियस ऑफ एटम जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर के रेंज में होता है, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि वैसे हम ये पढ़ चुके हैं बहुत छोटी क्लासेस में, इनफैक्ट मतलब रिप्रेजेंटेशन तो हम पढ़ ही रहते हैं, तो फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ जस्ट फॉर क्विक रिवीजन। देखो, एटॉमिक नंबर जो होता है वो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हो उन्हें, और जो मास नंबर होता है वो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोलते हो। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मास नंबर होता है। इसके बाद एक चीज आती है कि हम एक एटम के सिंबल को लिखते कैसे हैं। तो सपोज कि एटम आपका एक्स है, एटॉमिक नंबर उसके पैरों में होता है और मास नंबर उसके सर पे। ठीक है, ये एक इजी वे है याद करने का, रिप्रेजेंटेशन होता है एटॉमिक सिंबल, सॉरी एलिमेंट का। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब इसके साथ ही साथ लगे हाथ हम 2-3 टर्म्स देख लेते हैं। सबसे पहले आता है आइसोबार्स। आइसोबार्स वो स्पीसीज होती हैं जिनके सेम सेम मास नंबर होता है बट सेम एटॉमिक नंबर नहीं होता। ओके, आइसोबार्स यानी कि आइसोबार सेम मास नंबर प्लस बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मेरी तरफ से ये टास्क है कि जस्ट ओपन द पीरियोडिक टेबल इन योर एंड्रॉइड फोन और इन बुक एनीवेयर और सर्च करिए कि कौन से आइसोबार्स प्रेजेंट है हमारे पास। ठीक है, ये है आइसोबार्स हो गए, सेम मास नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट टर्म है हमारा आइसोटोप्स। आइसोटोप्स इज जस्ट रिवर्स, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ये मैं नहीं कहूंगी कि सर्च करिए क्यों पीरियोडिक टेबल में देख करके, बिकॉज पीरियोडिक टेबल में आपको आइसोटोप्स मेंशन नहीं होंगे। मैं बता देती हूँ, कुछ आइसोटोप्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, जैसे कि आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। वो कौन कौन से हैं? 1H1, 1H2, 1H3। इसका नाम होता है प्रोटियम, इसका नाम होता है ड्यूटेरियम, इसका नाम होता है ट्रिटियम।
3 आइसोटोप्स हैं, आप समझ गए होंगे अब तक तो। सेम एटॉमिक नंबर है 111 और डिफरेंट मास नंबर है। और डिफरेंट मास नंबर क्यों होता है? देखो एक बात तो पक्की है कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा ना उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतना ही होता है। यानी 1 है तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 1 है। हमें पता है कि H में न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाता है, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 हो जाते हैं। जनरल नॉलेज के लिए एक चीज और बता दूं, ये H2O इसका जो होता है वाटर होता है, इससे बनता है, इसका सिंबल होता है D और इसे T से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो D2O, इसे हैवी वाटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये था, ये हो गया एक ग्रुप ऑफ आइसोटोप्स। और फिर एक आता है क्लोरीन का भी आता है, ये दोनों बहुत ज्यादा यूज होते हैं। क्लोरीन में है 35.5 and 36.5, सॉरी 37.5। ओके, तो ये 2 आइसोटोप्स हैं हमारे पास क्लोरीन के, और ये 3 आइसोटोप्स हैं हमारे पास हाइड्रोजन के। और भी होंगे, बट ये चीजें, ये दोनों जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे हम एवरेज मास वगैरह भी निकालते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास आइसोटोप्स। मैंने आइसोबार्स बता दिया, आइसोटोप बता दिया। अब एक चीज और रह गई है, सॉरी 2, उनमें से एक से तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं, उससे मुलाकात बाद में करेंगे। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स बहुत कम यूज होता है, इट इज सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये भाई साहब आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले, पीरियोडिक टेबल चैप्टर में भी नहीं। होता क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या है कि जब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर मिस हो गया लिख लेना भाई। ठीक है, तो अब कोई कहेगा कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एलिमेंट की बात कर रहे हैं, सिर्फ स्पीसीज कहिए ना, तो कोई भी स्पीसीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल F नेगेटिव, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10। नियॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। सोडियम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10, सॉरी सोडियम प्लस। Mg2 प्लस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। इधर देख लो, O2 नेगेटिव। तो ये सारे के सारे क्या हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, इनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिफरेंट है। ये क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल के चैप्टर्स में बार बार पूछा जाता है कि भाई इनमें से कौन से सेम नंबर ऑफ, सॉरी कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। आपको 4 ऑप्शन गिवन होंगे और उनमें से आपको एक चूज करना होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ओके, वो भी एक लाइन का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम इस क्लास का लास्ट स्टेटमेंट या एक और लास्ट चीज बताने वाली हूँ, और वो है ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। यहाँ पे लगती है थोड़ी सी फिजिक्स। देखो, अभी तक जो भी पढ़ाई हो रही थी या जो भी तरक्कियां की जा रही थी, वो कहीं ना कहीं न्यूटन भाई साहब के कॉन्सेप्ट्स पे हो रही थी, यानी कहीं ना कहीं क्लासिकल मैकेनिक्स चल रहा था। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अब हम देखते हैं कि ऐसा क्या मिला कि जहां से क्वांटम का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ और न्यूटन के लॉज को, अब क्वांटम वो पार्ट होता है जहां पे न्यूटन के लॉज नहीं लगते। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ कि न्यूटन जैसे, मतलब न्यूटन एक लेजेंडरी है, ऑब्वियस, हर सब्जेक्ट हर जगह पहुंच जाते हैं। तो न्यूटन के कॉन्सेप्ट को कहाँ ऐसी जरूरत पड़ गई कि न्यूटन के कॉन्सेप्ट को हटा करके हमें नए कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी। तो यहीं से क्वांटम की, मतलब कहीं ना कहीं एक मीन्स कह सकते हैं कि एक बीज क्वांटम की शुरुआत की यहाँ से स्टार्ट हो गई थी। अब रदरफोर्ड ने क्या कहा था, पहले हम ये देख लेते हैं। रदरफोर्ड ने ये कहा कि कोई पॉजिटिव स्पीसीज है जो बीच में पड़ा है, जिसे न्यूक्लियस कहा, और चूंकि बहुत ज्यादा स्पेस खाली ही है, तो पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके चारों तरफ घूम रहा है। एक साथ सारे इलेक्ट्रॉन ही जो भी है। ठीक है, यानी कि मतलब ये है कि इस तरीके से बीच में पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे कंसंट्रेटेड है और इलेक्ट्रॉन उनके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर बात उठी, अब देखो सीधी सी बात है, सर्कुलर पाथ में घूमने का मतलब है डायरेक्शन तो बार बार चेंज हो रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन में है।
ये बात समझ में आ गई? चूंकि सर्कुलर पाथ में डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है और डायरेक्शन चेंज होने, बेशक स्पीड कांस्टेंट रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होते ही वो वेलोसिटी बन गया और साथ में एक्सेलरेशन का इंड्यूसमेंट हो चुका है। अब एक्सेलरेशन अगर हो रहा है इलेक्ट्रॉन में तो लॉस ऑफ एनर्जी भी तो होगा। अगर एक्सेलरेशन है इलेक्ट्रॉन में, अगर चेंज इन डायरेक्शन है तो एक्सेलरेशन है तो लॉस ऑफ एनर्जी है, और लॉस ऑफ एनर्जी होते होते तो भाई बात ये हुई कि एनर्जी तो कम होता जाएगा, तो इसको एक स्पाइरल पाथ फॉलो करना था और एट द एंड न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन को गिर जाना था और एटम को कोलैप्स हो जाना था। बात समझ में आई? एक बार और रिकॉल कर देती हूँ। उसने कहा इलेक्ट्रॉन स्फेरिकल पाथ में पूरे एटम में घूम रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, कोई बात नहीं, मान गए। पर इलेक्ट्रॉन जैसे ही स्फेरिकल पाथ पे घूम रहे हैं, मतलब कि उसके अंदर एक्सेलरेशन हो रही है, बिकॉज डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। अब डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है तो इस वजह से एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन जहां है वहां लॉस ऑफ एनर्जी तो होगा ही होगा, और लॉस ऑफ एनर्जी है तो वो अपनी एनर्जी कम कर। अब देखो, मैं तुम्हें कहूं कि तुम दौड़ो, और पर्टिकुलर मतलब सपोज कि मैंने तुम्हें कहा रोज दौड़ो, मतलब रोज इतना इतना तुम्हें दौड़ना है, लेकिन मैं तुम्हें फर्स्ट डे तो खूब सारा खाना दे दूं, सेकंड डे कम दूं, थर्ड डे एक टाइम ऐसा है कि मैं देना ही बंद कर दूं, तो क्या होगा? क्या तुम्हारा जो डिस्टेंस कवर कर रहे थे तुम दौड़ने में वो कम नहीं हो जाएगा? सीधी सी बात है, इसकी एनर्जी जो कि इसका खाना, मतलब जो एनर्जी जिस पर ये चल रहा है, जिस पर ऑफकोर्स पूरा यूनिवर्स चल रहा है, एनर्जी इसकी लॉस होती जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है एक पाथ में ना घूम करके ये स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा, और स्पाइरल पाथ फॉलो करते करते इसको न्यूक्लियस में गिर जाना है और एटम को कोलैप्स हो जाना है। पर मैटर तो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एटम भी है, कोलैप्स नहीं होता है। तो यही वो पॉइंट था जहां पे रदरफोर्ड के मॉडल को एक बहुत बड़ा झटका लगा। अब और क्या झटके लगे और आगे कैसे कैसे बात बढ़ी, ये अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जहां से बोर मॉडल की शुरुआत होगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और बहुत सारे नए नए धमाके बाकी हैं अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में, और फिर एंड में हम पढ़ेंगे क्वांटम मॉडल, जो ये बताता है कि जो आप ये कन्फिग्रेशन करते हो एसपी वाला, ये कैसे आया, क्या आया, वो भी हम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। बस बने रहिए हमारे साथ, और इसको जो मैंने कहा मतलब सर्च करने के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के डिस्कवरर्स के बारे में, और साथ में आइसोबार्स कौन कौन से हैं हमारे पास हमारे पीरियोडिक टेबल में, वो आप जरूर सर्च करिएगा। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे रहिए। थैंक यू वेरी मच।